हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज अब फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी एनएम 5272 भर्ती क्लास को लेकर। ठीक है, देखिए ये आज की जो क्लास रहने वाली है आपकी भैया क्लास नंबर 30 है और इस 30 वीडियो से आपके 34 टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। 38 टॉपिक जो आपके सिलेबस में दे रखा है ऑफिशियल यूपी ट्रिपल एस सी ने, इन 38 टॉपिक में से 34 टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे मात्र 30 वीडियो से। और सारे के सारे पॉइंट हमने कवर कर चुके हैं। आप अगर नहीं पढ़े हैं भैया तो पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद आप पिछला पेपर उठा के देख लेना, सारे के सारे प्रश्न आपके फंस जाएंगे। पिछला यूपी ट्रिपल एस सी की ही बात नहीं कर रहा हूँ, कोई सा भी एनएम का पेपर उठा लीजिए, आसानी से आप प्रश्न बना लेंगे। देखिए इसके पहले का जो हमने आपको पढ़ाया था फीटस एंड प्लेसेंटा, वहाँ पे हमने एमसीक्यू नहीं बताया था, दिखाया भी नहीं था। लेकिन जब आप वो टॉपिक पढ़ोगे ना तो आप फिर पिछले साल का पेपर उठा के प्रश्न बनाने जाओगे तो आराम से आप बना लोगे। जैसे मैंने वहाँ पे अच्छे से बता रखा है कि इम्यूनिटिक द्रव कितना होना चाहिए, अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, कम है तो क्या होगा, हर एक चीज़ को मैंने बता रखा है। और आपके वहीं से ही आपके पेपर में 2 प्रश्न बनाता है इम्यूनिटिक द्रव से ही। और इस चीज़ को भी मैंने आपको बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं आपका पेपर नहीं देखा था, लेकिन आज जब मैं आपका पेपर उठा के देख रहा था तो मैंने वहाँ पे देखा कि एमन्यूटिक द्रव से ही 2 प्रश्न बना है। तो हमने सोचा कि नहीं यार, जो हम चीज़ पढ़ाएं तो एक्चुअल में वो बहुत ही जेन्युइन चीज़ें हैं। आप नहीं पढ़ोगे तो भैया आपका बहुत नुकसान हो जाने वाला है। हर एक वीडियो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, हर एक वीडियो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। कोई सा भी वीडियो आप स्किप करते हो तो 3 से 4 नंबर आपके नुकसान हो जाते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ यार, इतना मतलब कम समय में इतनी अच्छी चीज़ें कोई प्रोवाइड अगर कर दे तो भैया मैं, आप जो बोलिएगा वो हार जाऊंगा। ठीक है, मतलब 40 ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे की वीडियो रहती है, उससे 1.5 घंटे की वीडियो में आपको 4 से 5 नंबर मिल जाता है। फिर भी आप इस चीज़ को सीरियस होके नहीं देखते हैं, ये ताजुब वाली बात होती है। और देखते भी हैं तो ये नहीं, अपना फीडबैक नहीं देते हैं कि लाइक कर दें, चीज़ों को बता दें कि नहीं सर एक्चुअल में जो चीज़ पढ़ाए हैं वो जेन्युइन है और उसी से ही पेपर में बनने वाला है। मैंने देखा है आपके भी कई गुरु हैं, आपने भी पढ़ा होगा, लेके आते हैं प्रश्न। ठीक है, एक ही वीडियो में लेके आएंगे, 100-150 प्रश्न करा देंगे और वो चीजें काम की भी नहीं रहेंगी। पूरा 1.5 घंटा 2 घंटे का समय ले लेंगे लेकिन काम का कोई नहीं रहेगा। मैं आपको टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ कि मतलब कि भैया आप वीडियो देख रहे हो तो उसका आउटपुट निकलना चाहिए। 1.5 घंटे का आप समय दिए हैं तो उसका कुछ न कुछ आउटपुट निकलना चाहिए, वो आपके काम की चीजें होनी चाहिए। क्योंकि आपके समय को बार बार बोल रहा हूँ कि मेरे तरफ से डेट डिसाइड हो चुका है, मेरे तरफ से डेट डिसाइड हो चुका है। 25 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में एग्जाम आपके होने वाले हैं, ये पक्का है। ठीक है, और मैं बार बार एक ही चीज को अभी तक उसी पे अडिग हूँ। ठीक है, मैंने आपको दिसंबर में बता दिया था। ठीक है, दिसंबर 4-6 दिसंबर को ही बता दिया था कि भैया आपके पेपर अप्रैल में होंगे, लेकिन डेट नहीं बताया था। 15 दिन बाद फिर मैंने डेट भी बता दिया कि 25 से 30 अप्रैल में, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मई 3 मई 4 मई हो सकता है। लेकिन पेपर आपको यही मान के चलना है कि हमारा डेट डिक्लेयर हो चुका है, 25 से 30 अप्रैल के बीच में आपके पेपर कंडक्ट हो जाने वाले हैं। इस चीज़ को आप सीरियस हो के समझें। अब धीरे धीरे हर एक चैनल पे आपको मिलेगा ये जानकारी कि पेपर अप्रैल मई अप्रैल मई अप्रैल मई। लेकिन मैं तो आपको फॉर्म अप्लाई, जो आपने फॉर्म का लास्ट डेट था उसके 15 दिन के बाद ही डेट डिसाइड कर दिया कि भैया 25 से 30 अप्रैल आपका पेपर होगा, ये डेट कंफर्म है। 1 हफ्ता 10 दिन आगे पीछे होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, इतना होता है। और एकदम एक्चुअल चीजें 100% वही बता दें तो फिर आयोग का क्या क्या काम रहेगा। कुछ काम आयोग के लिए भी छोड़ दिया जाता है। तो आप इस चीज़ को सीरियस होकर पढ़ाई करें। ठीक है, एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे और जितने भी मैंने क्लास करवाए हैं 29 क्लास भैया, अगर आप उन सबको देख लेते हैं तो 70 से लेकर 80 नंबर आपके क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, तो आज की जो क्लास रहेगी सामान्य गर्भावस्था और गर्भावस्था के चिन्ह और लक्षण, इससे आपकी भर्ती परीक्षा में मिनिमम 3 नंबर मैक्सिमम 4 नंबर आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन 3 नंबर तो आना तय है। ठीक है, 3 नंबर कोई नहीं काट सकता है और आया भी है, आप पढ़ लेना। ठीक है, हालांकि मैं दिखाऊंगा नहीं कहाँ पे आया है, आप इतना तो होशियार हो ही कि देख लोगे कि सर आया है कि नहीं आया है। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा, पढ़ा रहा हूँ वीडियो को, फिर आप
ध्यान से देख लेना शुरू से अंत तक। उसके बाद जाके कोई सा भी प्रैक्टिस सेट उठा लेना, कोई सा भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा लेना किसी भी विभाग का, चाहे D++ का उठा लेना, चाहे बिहार एनएम का उठा लेना, चाहे केरला नर्सिंग का उठा लेना, किसी का भी उठा लेना। इससे जो प्रश्न आया होगा वो नहीं छूटेगा, आराम से आप बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के हुए। आप तैयारी कर रहे हैं सबसे ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल से, आपको दिया जा रहा है 2000 वाली क्लास फ्री में, तो इसकी कदर करें। अक्सर लोग उन्हीं चीज़ों को कदर नहीं करते हैं जो मुफ्त में मिल जाती है। ठीक है, अगर ये फी आप ज़्यादा से ज़्यादा 500 फी लिया होता आपसे, तो आप इसको बहुत ही सीरियस होकर देखते, हर एक चीज़ को देखते, हर एक चीज़ को सुनते। फ्री में है तो कोई कदर नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। फिलहाल कोई बात नहीं है, नुकसान हमारा नहीं होगा, नुकसान आपका ही होगा। देखेंगे क्या साइन एंड सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी, स्वाभाविक गर्भावस्था के चिन्ह और लक्षण। जब किसी स्वस्थ विवाहित स्त्री का, ध्यान देना है क्या लिखा है, जब किसी स्वस्थ, नॉर्मली क्या होता है, ठीक है, आप भी देखते होंगे, सुनते भी होंगे कि किसी स्वस्थ विवाहित स्त्री हैं, अगर उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, नेक्स्ट वाला नहीं आता है, ठीक है, डिले हो जाता है, तो उनको लगता है कि नहीं अब क्या हो गया है, गर्भधारण हो चुका है। ठीक है, तो संभावना हो सकती है, वही चीज लिखा है कि जब किसी स्वस्थ विवाहित स्त्री का मासिक धर्म बंद हो जाए तो गर्भधारण की संभावना हो सकती है। गर्भावस्था के लक्षणों और चिन्हों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। अब क्या था, कुछ यहाँ पे जो साइंटिस्ट लोग या फिर चिकित्सक लोग जो हैं, कुछ यहाँ पे निर्धारित किए कि भैया आप मासिक धर्म के अलावा भी ऐसे कई लक्षण हैं जिससे आप ये पता कर सकते हो कि गर्भावस्था हुआ है या नहीं है। जरूरी नहीं है कि मासिक धर्म ही बंद हो जाए या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल ना आए, डिले हो जाए, तो ये नहीं है कि गर्भधारण ही हुआ है। और भी रीजन से मासिक धर्म नहीं आता या फिर डिले हो जाता है, तो वो रीजन है। तो गर्भावस्था को एक्चुअल पहचानने के लिए उसके कुछ और लक्षण हैं, ठीक है, जिन्हें हम 3 श्रेणियों में विभाजित किए हैं। पहला क्या, संभावित प्रभाव्य और सकारात्मक। देखिए सकारात्मक, ये जो है सकारात्मक लक्षण, इससे भी आपके भर्ती परीक्षा में बना है, प्रीवियस पेपर आप एनएम को उठा के देख लेना, उससे भी बना है। इसके अतिरिक्त गर्भावस्था के त्रैमासिक के विशेष लक्षण होते हैं, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, ठीक है, ये चीज़ें जो हैं उसके आधार पे भी विशेष लक्षण हैं। तो एक एक करके हम सब कुछ डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मेनली आपका टॉपिक यही है कि गर्भावस्था के लक्षण, ठीक है, गर्भावस्था के लक्षण। तो चलिए हम हर एक लक्षण को अच्छे से पढ़ेंगे। पहला क्या, संभावित चिन्ह क्या है, संभावित चिन्ह क्या है भैया। तो संभावित चिन्ह देखिए, यहाँ पे हिंदी जो चीज़ें लिखा गई हैं, ये हिंदी जो लिखा गया है अनार्तव, ठीक है, इसका मतलब होता है क्या, मासिक धर्म का रुकना ही अनार्तव। अगर आपकी भर्ती परीक्षा में डायरेक्टली क्या होता है, बहुत से लोग फोकस करते हैं, क्या किस पे फोकस करते हैं सर, फोकस करते हैं हिंदी पे। अगर ये वर्ड आ जाए तो आप समझ लेना कि मासिक धर्म का रुकना ही इसका मतलब होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। देखिए प्रातःकालीन व्याधि, ठीक है, देखिए प्रातःकालीन व्याधि, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब कि सुबह के समय चक्कर और मिचली, ठीक है, चक्कर, सुबह के समय चक्कर और मिचली आना। तो ये सब हम क्या देख रहे हैं, ये संभावित चिन्ह देख रहे हैं, किसका भैया, गर्भावस्था का। ठीक है, संभावित चिन्ह देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, संभावित चिन्ह देख रहे हैं, किसका, गर्भावस्था का। तो हमने देखा क्या, अनार्तव, जिसका मतलब है कि मासिक धर्म का रुकना, फिर उसके मॉर्निंग सिकनेस, जिसको आप बोलते हैं मॉर्निंग सिकनेस, ठीक। दूसरा पॉइंट हमने देखा सुबह के समय चक्कर और मिचली। 2 पॉइंट हो गया। क्लांति, क्लांति का मतलब क्या हुआ सर, क्लांति का मतलब अत्यधिक थकान महसूस होना। ठीक है, तो ये सभी संभावित क्या है, चिन्ह है, किसके, गर्भावस्था के। चलिए चौथा पॉइंट हम देखेंगे क्या सर, कि स्तन परिवर्तन, स्तनों में संवेदनशीलता और आकार में परिवर्तन होता है। ये सब क्या है सर, ये सब चिन्ह है, किसके सर, गर्भावस्था के। कौन से चिन्ह है सर, संभावित चिन्ह है। इस चीज को आपको बार बार समझना और सोचना पड़ेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद बहुल मूत्रता, मतलब बार बार मूत्र त्याग, ये सब क्या है सर, ये सब संभावित चिन्ह है, किसके सर, गर्भावस्था के। तो 5 पॉइंट हो गए। छठवां क्या हो गया, लार कर्दन, अधिक लार का आना। ठीक है, ये सब क्या है सर, देखिए अधिक लार आता है तभी तो आप बोलते हैं कि खट्टा खाने का मन कर रहा है। क्यों खाने का मन करता है, क्योंकि लार की मात्रा बढ़ती है, खट्टा खाने का मन करता है, इमली खाने का मन करता है, हर चीज़ क्यों, या बहुत स्पाइसी चीज़ें खाने की इच्छा होती है, क्यों, क्योंकि लार की मात्रा बढ़ जाती है गर्भावस्था के दौरान। क्लियर। तो ये सभी क्या है सर, ये सभी संभावित चिन्ह हैं, किसके सर, गर्भावस्था के। चलिए 7 हमने देख लिया, और 7वां हम देखेंगे क्या,
देखिए प्रथम प्रथम गर्भ स्पंदन मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, बिल्कुल इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के रखना है। क्या लगा के रखना है सर? आईएमपी लगा के रखना है, ठीक है। क्या 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 कि सर 15 से 20 सप्ताह में शिशु की हलचल महसूस होती है। भर्ती परीक्षा में बना भी है, ठीक है, आपके नहीं बना है, बड़े बड़े लेवल के जो एग्जाम होते हैं ना, जैसे एम्स स्टाफ नर्स का भर्ती हुआ उसमें पूछा है, ठीक है, और भी जो चीजें उस ज्यादातर जीएनएम वालों में ये लेवल तक प्रश्न आ जाते हैं। तो आपका तो एएनएम है भैया, आपका तो उससे भी कम है। जब ऐसे प्रश्न आसानी से उस भर्ती परीक्षा में आ सकते हैं तो आपकी भर्ती परीक्षा में क्यों नहीं आ सकता है। तो 15 से 20 सप्ताह में शिशु की हलचल महसूस करना, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। रंग में परिवर्तन, ये सभी क्या है? ये सभी संभावित चिन्ह है किसके? गर्भावस्था की। ये चीज बार बार आप दिमाग में रख के चलिए, और मैं बोल भी रहा हूँ। रंग परिवर्तन, चेहरे और स्तनों में गहरा रंग होना, ठीक है। तो हमने क्या देखा सर? हमने ये देखा कि 8 संभावित चिन्ह हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं सर? 8 संभावित चिन्ह हैं किसके सर? गर्भावस्था के, ठीक है। कौन कौन से हैं सर? 8 ये हैं, ठीक है। ये एक, ठीक है, संभावित चिन्ह किसके है? प्रेगनेंसी के, गर्भावस्था के। 1 2 3, इन तीनों को आपको ध्यान में आपके भर्ती परीक्षा में कैसे प्रश्न आएगा? ऐसे आएगा, मैं बता रहा हूँ कैसे आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गर्भावस्था का संभावित चिन्ह नहीं है, ठीक है, ऐसे करके आएगा। ऑप्शन दे देगा, मासिक धर्म का रुकना, या फिर यही लाइन दे देगा, यही चीज दे देगा, अनार्थव, फिर उसके बाद दे देगा प्रातःकालीन व्याधि, फिर दे देगा क्लांति, फिर एक दे देगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपको ऑप्शंस लगा के रखना है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी तो चिन्ह है। तो ऐसे ही प्रश्न बनेगा, ठीक है। तरीका, आप जिस दिन समझ जाएंगे कि प्रश्न कैसे पूछ लेगा, उस दिन तैयारी 0 लेवल, आप खुद दूसरे को पढ़ा पाओगे। मतलब आपकी जो तैयारी 0 लेवल है वो समझ लीजिए एज अ टीचर के रूप में आप समझ जाओगे चीजें। प्रश्न बनाना खुद सीखिए, जैसे मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि ऐसे प्रश्न पूछ लेगा, ऐसे प्रश्न घुमा लेगा, ये कोई चीज नहीं बताएगा, ठीक है। ये कोई चीज आपको नहीं बताएगा, वो क्यों अपना नुकसान करेगा? ना तो कोई कोचिंग वाले बताएंगे, वो तो बस यही बताएंगे कि भैया हाँ ये प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं ये बोलता हूँ कि आप खुद प्रश्न बनाना सीखिए, ठीक है। जब आप अपने अपने अंदर ये चीज ला लेंगे, ठीक है, जब आपके अंदर ये क्वालिटी आ जाएगी, खुद से प्रश्न क्रिएट करना सीख जाओगे, उस दिन समझ जाइए कि आपकी तैयारी अब बहुत बेहतर हो चुकी है, ठीक है। चलिए धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएंगे भैया, अभी तो बहुत टाइम है, सिखा देंगे आपको हम। दूसरा क्या, हमने संभावित चिन्ह देख लिया। दूसरा हम क्या देखेंगे? प्रसंभाव चिन्ह। क्या देखेंगे? प्रसंभाव चिन्ह। इसमें क्या होता है सर? इसमें क्या होता है सर? इसमें उदर का विस्तार होता है, ठीक है। उदर का विस्तार सर मतलब पेट का आकार बढ़ना, ठीक है। और गर्भ का आकार, इसका क्या मतलब है सर? गर्भ का आकार का मतलब क्या है? मतलब कि 24 सप्ताह तक शिशु के सिर, पीठ और अंगों की पहचान। तो ऐसे भर्ती परीक्षा में आपके कैसे प्रश्न बनेगा सर? निम्नलिखित में से बताइए गर्भावस्था का कौन सा प्रसंभाव्य चिन्ह नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन से हैं। उदर विस्तार है, गर्भ खाका है, ठीक है। उसके बाद क्या है? एक सेकेंड, उसके बाद क्या है सर? गर्भाशिक परिवर्तन है। गर्भाशिक परिवर्तन में क्या है सर? गर्भाशय के निचले हिस्से की कोमलता, ठीक है। उसके बाद क्या है सर? गर्भाशय में रक्त परिसंचरण, ठीक है। योनि परीक्षण से पता चलता है। कैसे पता चलता है? योनि परीक्षण से पता चलता है कि गर्भाशय में रक्त परिसंचरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद क्या है सर? उसके बाद सर ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना 5 नंबर पे, ब्रेक्सटन हिक्स संकुचन, बिना दर्द के हल्की गर्भाशय सिकुड़न, जो 20 सप्ताह के बाद होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है सर? गर्भाशिक ध्वनि, जो 16 सप्ताह के बाद गर्भाशय में सुनाई देने वाली है, ठीक है। तो ये सारे हैं दूसरे चिन्ह में। आप देखिए, अब देखिए सकारात्मक चिन्ह इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव साइन क्या है भैया? पॉजिटिव साइन क्या है भैया? तो सर गर्भ की हृदय ध्वनि 20 सप्ताह से लेकर 120 से 160 बीट प्रति मिनट होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, एक एक जो पॉइंट लिखा है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गर्भ का अपूर्ण अनुभव 20 से 22 सप्ताह में शिशु की गतिविधियां महसूस करना, ठीक है। तो ये सभी क्या है सर? ये सभी सकारात्मक चिन्ह है किसके सर? गर्भावस्था के। इस चीज को आपको बार बार पूछना पड़ेगा अपने आप से। तो नाभिनाल, ठीक है, नाभिनाल ध्वनि,
यहाँ पे ना निनाल लिखा है, इसको आप करेक्शन कर लेना, ठीक है। नाभिनाल ध्वनि या फिर आप प्लेसेंटा ध्वनि बोल सकते हो। नाभिनाल में रक्त प्रवाह की आवाज, ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अल्ट्रासाउंड गर्भ की पुष्टि का वैज्ञानिक तरीका, तो ये सभी सकारात्मक क्या है सर, चिन्ह है, किसके सर, गर्भावस्था के। अच्छा चलिए सर, अब हम त्रैमासिक आधारित लक्षण देखेंगे, ट्राइमेस्टर बेस पे क्या सिम्टम होते हैं उस चीज को हम देखने वाले हैं। तो पहले ट्राइमेस्टर में क्या होता है सर, जो पहले सप्ताह से लेकर 12 सप्ताह के बीच की चीजें होती हैं सर। पहले ट्राइमेस्टर में हमने देखा है कि क्या लक्षण प्रेगनेंसी के होते हैं सर। तो पहले ट्राइमेस्टर में मासिक धर्म का बंद हो जाना, ठीक है, प्रातःकाल चक्कर और मिचली आना, ठीक है, मूत्र बार बार होना, ठीक है, कमजोरी और भूख कम लगना। तो ये पहले ट्राइमेस्टर में देखा जाता है, पहले ट्राइमेस्टर में देखा जाएगा। आपकी भर्ती परीक्षा में कैसे प्रश्न बन सकते हैं सर, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, निम्नलिखित में से बताइए ऐसा कौन सा पहले त्रैमासिक गर्भावस्था का लक्षण है या फिर नहीं है। तो आपको बताना है कि सर पहले ट्राइमेस्टर में मासिक धर्म का बंद हो जाना, प्रातःकाल चक्कर और मिचली आना, मूत्र त्याग बार बार होना, कमजोरी का भूख लगना, ये सारे पॉइंट है आपको जो याद करके रखना है। स्तनों में बदलाव, ठीक है। अच्छा सर, चलिए हम दूसरा ट्राइमेस्टर देखेंगे सर। दूसरा त्रैमासिक में क्या देखेंगे सर, जो 13 से 28 सप्ताह के बीच की बात होती है सर। इसमें क्या रहता है, आपकी भर्ती परीक्षा में कैसे बनेगा प्रश्न सर, कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, निम्नलिखित में से बताइए दूसरे ट्राइमेस्टर में गर्भावस्था के क्या लक्षण होते हैं। तो आपको बताना है सर क्या दूसरे ट्राइमेस्टर में क्या लक्षण होते हैं। गर्भ की हलचल शुरू हो जाना, गर्भाशय का आकार बढ़ना, चेहरे के स्तनों को गहरा रंग होना, गर्भ के अंगों की पहचान, ठीक है। देखिए सर तीसरे त्रैमासिक मतलब तीसरे ट्राइमेस्टर में क्या बात है सर, 29 सप्ताह। ये भी ध्यान रखना है कि पहला ट्राइमेस्टर कब से कब तक होता है, दूसरा ट्राइमेस्टर कब से कब तक होता है, तीसरा ट्राइमेस्टर कब से कब होता है। तो 29 सप्ताह और बाद का। तो तीसरे ट्राइमेस्टर में क्या होता है सर, उदर का आकार बढ़ना, ठीक है, शिशु का नीचे की ओर आना, ठीक है, शिशु का नीचे की ओर आना, ठीक है, हल्के दर्द और सिकुड़न का भी अनुभव पता चलता है तीसरे ट्राइमेस्टर में। तो निम्नलिखित में से बताइए कौन सा गर्भावस्था के तीसरे ट्राइमेस्टर का लक्षण व्यक्त करता है। तो आपको बताना है कौन कौन से हैं सर, उदर का आकार बढ़ना, शिशु का से नीचे आना, हल्के दर्द और सिकुड़न का अनुभव होना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट प्रश्न अब हम बना लेते हैं, जो सर हमने थियरी पढ़ा है सर, एक काम करते हैं इसके कुछ प्रश्न बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, कथन निष्कर्ष पर आधारित प्रश्न है। जैसा मैं क्रिएट करता हूँ सभी को पता है कि सर सबसे अलग करते हैं, सबसे अलग पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए प्रश्न क्या है सर, प्रश्न ये है कि सर एक महिला को प्रातः मितली आती है और मासिक धर्म रुक गया है, तो आप क्या बताओगे। कथन दे दिया गया कि एक महिला है, ठीक है, विवाहित महिला है और इनको सुबह मितली आ रही है और मासिक धर्म रुक गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि वह गर्भवती हो सकती हैं, वह प्रातःकालीन व्याधि का संकेत है। तो कौन सा निष्कर्ष सही है, केवल एक सही है, केवल दो सत्य है या फिर दोनों सत्य है। तो सर दोनों सत्य है, दोनों बात सही है, ठीक है। क्या है सर, दोनों बात सही है, यहाँ पे उत्तर सी दिया है, दोनों बात सही है। चलिए सर प्रश्न नंबर सेकंड हम बनाएंगे सर, ठीक है, प्रश्न नंबर सेकंड बनाएंगे सर। उत्तर आपको दिख गया होगा, चलिए उत्तर आप दिख गया होगा, लेकिन ध्यान मत दिया करिए उत्तर जब दिख जाए, ठीक है। संभावित चिन्हों में से कौन सा शामिल नहीं है, प्रातःकालीन व्याधि। देखिए संभावित चिन्ह पूछा है ना, संभावित चिन्ह ऊपर हमने आपको पढ़ाया है। तो जो गर्भ का यहाँ पे लिखा है गर्भ की हृदय ध्वनि, ये चिन्ह नहीं है, ठीक है, संभावित चिन्ह नहीं है, बाकी सारे संभावित चिन्ह हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे सर। नेक्स्ट प्रश्न तीसरा नंबर प्रश्न क्या है सर, तीसरा नंबर प्रश्न है कि सर जो ब्रेक्सटन हिग्स संकुचन कब महसूस होती है, यही बताना है। पहले त्रैमासिक में या फिर 20 सप्ताह के बाद या फिर 10 सप्ताह के बाद या फिर प्रसव के ठीक पहले। तो मैंने आपको अभी करवाया ऊपर ना, 20 सप्ताह के बाद ब्रेक्सटन हिग्स संकुचन 20 सप्ताह के बाद होती है। अब देखिए सर एक प्रश्न और बता दीजिए सर जल्दी से। चलिए सकारात्मक चिन्हों में कौन सा शामिल है, कौन सा सकारात्मक चिन्हों में शामिल है। चेहरा गहरा होना, प्रातः चक्कर आना, अल्ट्रासाउंड, लाल गर्दन। तो बताइए कौन सा शामिल है सर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी अल्ट्रासाउंड, मैंने आपको ऊपर बताया है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड ये सकारात्मक चिन्हों में शामिल है। चलिए सर नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर क्या है, प्रथम गर्भ स्पंदन, ठीक है, प्रथम गर्भ स्पंदन का अनुभव किस समय होता है। तो कब होता है, 15 से 20 सप्ताह में होता है। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा।
कथन निष्कर्ष पर आधारित प्रश्न फिर है, यहाँ पे आपके पास विकल्प हैं और प्रश्न पढ़ना है। प्रश्न क्या है, कथन क्या है सर? कथन यह है कि गर्भवती महिला के निचले गर्भाशय खंड में कोमलता स्पष्ट है। यह कौन सा चिन्ह है? यह प्रसाव चिन्ह है क्या, या फिर यह गर्भ के 16 से 20 सप्ताह में होता है? ये तो बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दोनों सत्य है। ठीक है, दोनों सत्य है। यह गर्भ के 16 से 20 सप्ताह में होता है और यह संभाव्य चिन्ह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। आपको यह बताना है कि सर त्रैमासिक के अनुसार कौन सा सही है? त्रैमासिक के अनुसार कौन सा सही है, ये चीज़ को बताना है। ठीक है, त्रैमासिक के अनुसार कौन सा सही है, ये चीज़ को आपको बताना है। तो बताइए कौन सा सही है। त्रैमासिक के अनुसार कौन सा सही है? पहले त्रैमासिक में गर्भवती की गति शुरू हो जाती है, गर्भ की गति शुरू होती है। दूसरे त्रैमासिक में शिशु का सिर नीचे आता है। तीसरे त्रैमासिक में उदर का आकार बढ़ता है। पहले त्रैमासिक में गर्भ के अंगों की पहचान होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तीसरे त्रैमासिक में उदर का आकार बढ़ता है। तो ऐसे ही प्रश्न बनेगा। ठीक है, अब देखिए हम पढ़ेंगे क्या, गर्भावस्था की पुष्टि के लिए निदान विधियाँ। ठीक है, गर्भावस्था की पुष्टि के लिए कुछ निदान विधियां हैं, तो कौन कौन सी हैं, आइए हम उन्हीं को एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे आपको पहला दिखाई दे रहा है क्या सर, एचसीजी हार्मोन एचसीजी हार्मोन का परीक्षण। तो ये क्या है सर? पहले फुल फॉर्म आप देख लीजिए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ह्यूमन क्रोनिक गैनोट्रोपिन, जो हार्मोन गर्भधारण के 8वें दिन से ध्यान देना है, गर्भधारण के 8वें दिन से चलिए बताना है क्या सर, गर्भधारण के 8वें दिन से रक्त और मूत्र में पाए जाने लगता है। यह हार्मोन गर्भाशय में निषेचित अंडे आरोपण के बाद प्लेसेंटा द्वारा स्रावित होता है। तो आपने क्या देखा सर? आपने ये देखा, क्या पॉइंट देखा सर, कि ये जो हार्मोन है, ठीक है, ये गर्भधारण के 8वें दिन से, ठीक है, कौन सा हार्मोन? एचसीजी हार्मोन। अच्छा सर, ये 8वें दिन से रक्त में क्या होता है? ये डायरेक्ट रक्त में और मूत्र में रक्त में प्रवाहित होने लगता है। ठीक है, माँ के रक्त में प्रवाहित होने लगता है और मूत्र में भी जाने लगता है। और ये सर इसका काम क्या है सर? यह हार्मोन गर्भाशय के निषेचित अंडे के आरोपण के बाद प्लेसेंटा द्वारा, किसके द्वारा? प्लेसेंटा द्वारा स्रावित होता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, इसका महत्व क्या है सर? बता दीजिए। किसका? एचसीजी का। इसका महत्व क्या है सर? यह हार्मोन गर्भावस्था की शुरुआती पहचान के लिए उपयोगी है। ठीक है, शुरुआती पहचान के लिए उपयोगी है एचसीजी हार्मोन। अच्छा सर, अल्ट्रासाउंड क्या है? अल्ट्रासाउंड के बारे में हम देखेंगे। अल्ट्रासाउंड यह प्रसाव तरंगे पर आधारित निदान विधि है, जिसमें गर्भ का संकेत, ठीक है, गर्भधारण के 6ठे सप्ताह के बाद दिखाई देने लगता है। कितने सप्ताह के बाद सर? 6ठे सप्ताह के बाद दिखाई देने लगता है। किसमें? अल्ट्रासाउंड में। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ऊपर हमने क्या देखा था? ऊपर हमने देखा था कि एचसीजी हार्मोन, ठीक है, ये 8वें, ठीक है, यहाँ पे 8वें दिन के बाद से ही माँ के रक्त में पाया जाने लगता है। यहाँ पे देखिए, ये जीसी भूल न जाना आप, इसलिए मैं रिवाइज कर रहा हूँ 8वें दिन से। और लेकिन अल्ट्रासाउंड में क्या है सर? 6ठे सप्ताह के बाद हम इस विधि के द्वारा शिशु के, ठीक है, 6वें सप्ताह के बाद इस विधि के द्वारा हम शिशु को पता लगा सकते हैं। यह गर्भ की आयु, ठीक है, भ्रूण का स्वास्थ्य और गर्भाशय की स्थिति का आकलन करने में सहायक है। अल्ट्रासाउंड किस में सहायक है सर? भ्रूण का, देखिए, यह गर्भ की आयु, ठीक है, गर्भ की आयु, भ्रूण का स्वास्थ्य और गर्भाशय की स्थिति का आकलन करने में सहायक है। कौन? अल्ट्रासाउंड। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देखिए एक्सरे, ठीक है, विकिरण शास्त्रीय दर्शन, इसमें क्या रहता है सर? इसमें सर ये रहता है कि गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के विकास और संरचना की पुष्टि के लिए उपयोग किया जाता है। किसके लिए सर? भ्रूण के विकास और संरचना की पुष्टि के लिए उपयोग किया जाता है। क्या? विकिरण शास्त्रीय दर्शन। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, लेकिन इससे बहुत सावधानी से किया जाता है, क्योंकि विकिरण भ्रूण के लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक है, इसे बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए, क्योंकि विकिरण जो है बहुत हानिकारक होता है बच्चों के लिए। ठीक है, भ्रूण के लिए, ठीक है, बच्चों के लिए नहीं। चलिए, बच्चों के लिए भी, जो छोटा बच्चा रहता है उसके लिए भी तो दिक्कत आएगी। चलिए, हाँ, नेक्स्ट हम देखेंगे किण्वक युग्मी प्रतिरक्षाधार जांच। ठीक है, एंजाइम लिंक्ड, इसको हम क्या देखेंगे सर? यह परीक्षण कैसे होता है सर? तो यह मूत्र या रक्त में जो हार्मोन होता है, कौन सा हार्मोन सर? अभी हम ऊपर देखे हैं ना, 8वें दिन से, गर्भावस्था के 8वें दिन के बाद, गर्भधारण के 8वें दिन के बाद ही एचसीजी हार्मोन रक्त में, मूत्र में पाया जाने लगता है। तो ये हार्मोन का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसी विधि के माध्यम से हम पता लगाते हैं कि एचसीजी हार्मोन
मूत्र या रक्त में है कि नहीं। ठीक है, किया जाता है या गर्भावस्था की पुष्टि के लिए अति संवेदनशील विधि है। ठीक है, इस हार्मोन का पता लग गया। अगर हमें हमें ये जानकारी मिल गई कि रक्त में एचजीसी, कौन सा एचजीसी हार्मोन या फिर मूत्र में एचजीसी हार्मोन की उपलब्धता है, तो हम ये कह सकते हैं कि गर्भावस्था महिला का गर्भधारण हो चुका है। ठीक है, या फिर महिला गर्भावस्था में है। ठीक है, और इसका पता कैसे लगाएंगे सर, ये एचजीसी हार्मोन का पता कैसे लगाएंगे सर, तो यही जो विधि बताई गई है। ठीक है, इस विधि के माध्यम से, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सर, विकिरण विकिरण मुक्ति पदार्थ परीक्षण, इस विधि से एचजीसी हार्मोन की उपस्थिति को बहुत कम मात्रा में भी पहचान सकते हैं। ठीक है, चलिए, गर्भावस्था के स्वाभाविक शारीरिक परिवर्तन। ठीक है, कुछ चेंजेस होते हैं गर्भावस्था के शारीरिक में। तो गर्भावस्था के स्वाभाविक शारीरिक परिवर्तन हैं, तो कौन कौन से परिवर्तन हैं, आइए एक एक हम जानते हैं। कुछ लोकल चेंजेस हैं। अच्छा सर, कुछ लोकल चेंजेस में क्या है सर, कि जैसे कि गर्भधारण के बाद निम्नलिखित स्थायी परिवर्तन होते हैं। जैसे क्या सर, जैसे कि हम यूट्रस के बारे में देखेंगे। ठीक है, पहला यूट्रस के बारे में देख लेंगे। यूट्रस में क्या है, गर्भाशय का आकार, ठीक है, 6.5 सेंटीमीटर से बढ़कर 32 सेंटीमीटर हो जाता है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गर्भाधारण के बाद निम्नलिखित स्थानीय परिवर्तन होते हैं। कौन कौन से, पहले हम यूट्रस में जो परिवर्तन होगा उस चीज़ को देखेंगे। पहला तो हम ये समझेंगे कि जब गर्भावस्था होता है तो जो यूट्रस है, गर्भाशय का आकार है, इसका आकार 6.5 सेंटीमीटर से बढ़कर 32 सेंटीमीटर हो जाता है। दूसरा हम क्या देखेंगे सर, इसका वजन भी 60 ग्राम से बढ़कर 1000 ग्राम हो जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है, दोनों के दोनों लाइन इम्पॉर्टेंट है। डाटा जो दे रखा है 60 से 1000 ग्राम, यहाँ पे 6.5 से 32, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सर, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे क्या सर, गर्भाशय में और क्या परिवर्तन होता है। तो गर्भाशय की मांसपेशियां में वृद्धि होती है और यह भ्रूण, ठीक है, भ्रूण प्लेसेंटा और तरल पदार्थ का भार उठाने में सक्षम होता है। अच्छा सर, और क्या पॉइंट है सर इसमें, गर्भाशय के श्लेष्मल कोशिकाओं से श्लेष्म डाट बनती हैं जो गर्भाशय और यौन के मध्य मार्ग को बंद कर देती हैं। तो इसीलिए तो बंद हो जाता है क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल। चलिए सर, नेक्स्ट हम क्या, देखिए, जो एंडोमेट्रियम की दीवार जो परत बनती है वो भी, उसको पोषण मिलने, देखिए वो तैयार हो जाता है भ्रूण का पोषण करने के लिए। भ्रूण का इंतजार करता है एंडोमेट्रियम दीवार जो रहती है, वाल रहती है, भ्रूण का ही इंतजार करता रहता है। जैसे ही आ जाता है भ्रूण तो उसको पता चल जाता है कि अब हम इसका लालन पालन सेवा सब कुछ हम ही करेंगे। तो हम अगर मजबूत रहेंगे, ठीक है, तो भ्रूण भी मजबूत रहेगा। तो वो एंडोमेट्रियम की दीवार जो रहती है वही नष्ट नहीं होती है। ठीक है, वही नष्ट, जब वो नष्ट नहीं होगी एंडोमेट्रियम की दीवार, तो मासिक धर्म ऑटोमेटिक नहीं आएगा। मासिक धर्म क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो ब्लीडिंग होती है, तो वो दीवार ही एंडोमेट्रियम की दीवार है ना भैया। एंडोमेट्रियम की जो दीवार है वही मतलब कि नष्ट होती है, उसी के कारण ब्लीडिंग होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर ये पुनः उसके बाद जब से 2-4 दिन होगा ब्लीडिंग, एंडोमेट्रियम की दीवार चली जाएगी, फिर अगले साइकिल के लिए वो फिर से मजबूती उसमें होगा, फिर से वो तैयार होगा भ्रूण के पालन पोषण करने के लिए। तो उस चीज़ को हम आगे पढ़ेंगे, जब आपका सिलेबस में वो आगे मिलेगा हमको, तो वहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, योनि और वल्वा। ठीक है, देखिए, योनि और वल्वा। ठीक है, योनि और वल्वा में क्या चेंजेस होते हैं सर, तो योनि और वल्वा का रंग गहरे नीले या फिर बैंगनी हो जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है किसमें सर, गर्भावस्था के दौरान जो योनि और वल्वा हैं, ठीक है, इनमें क्या परिवर्तन होता है, तो इनके रंग गहरे नीले या फिर बैंगनी आप बोल सकते हो जाता है। अच्छा सर, एक चीज़ और होता है, जो योनि का स्राव होता है ये अम्लीय होता है, जिसका pH 4.5 से लेकर 5 होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए सर, नेक्स्ट हम देखेंगे सर, स्तन में क्या चेंजेस होते हैं। देखिए, आपके सवाल आ रहे थे सर, मिडवाइफरी पढ़वाइए, मिडवाइफरी पढ़ाइए। मिडवाइफरी में है ही क्या यार, बहुत छोटा छोटा है चीज़ें। ठीक है, क्या है मिडवाइफरी में, कुछ नहीं है। और इसी के नाम पे भर भर टीचर वाले पैसे कि मिडवाइफरी बहुत टफ है, मिडवाइफरी से ज़्यादा प्रश्न आता है, मिडवाइफरी। अरे भैया, मिडवाइफरी से अच्छा चीज़ मैंने आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग वाली चीज़ें में बता दी है। और जिस तरीके से मैंने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आपको पढ़ा दिया ना भैया, तो कोई पढ़ा दे तो आप मुझसे आके बोलना, आप जाके वीडियो देख लीजिए स्टार्टिंग से, मैं सीक्वेंस से लेके चल रहा हूँ। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, हेल्थ प्रमोशन, ठीक है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, उसके बाद अब मिडवाइफरी पे आया हूँ। फिर देखिए, जो हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट है उससे तो प्रश्न आते नहीं ज़्यादा, ठीक है, फिर भी हम देख लेंगे।
चीज़ें यही है, सीक्वेंस से चलना, एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई को करना वो अलग बात होती है, ना जाने इधर उधर पढ़ना वो अलग की बात हो जाएगी। चलिए, स्तन में क्या परिवर्तन होता है, स्तन में क्या परिवर्तन होता है, किसके दौरान, गर्भावस्था के दौरान। तो क्या परिवर्तन होगा सर, गर्भधारण के 6वें सप्ताह से स्तन बड़े होने लगते हैं। ध्यान देना है, ये पॉइंट ध्यान देना है कि गर्भावस्था के 6ठे सप्ताह से, गर्भधारण के, ठीक है, गर्भधारण के 6ठे सप्ताह से स्तन बड़े होने लगते हैं, ठीक है। तो 12वें सप्ताह के बाद जो कोल्स्ट्रम है, ठीक है, कोल्स्ट्रम नामक गाढ़ा पीले रंग का तरल जो स्तनों से निकलने लगता है। तो आपको इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। 12वें सप्ताह के बाद कोल्स्ट्रम नामक गाढ़ा द्रव पीले रंग का जो होता है स्तनों से निकलने लगता है। चलिए, एब्डोमिनल में क्या परिवर्तन होता है, गर्भधारण के बाद एब्डोमिनल में क्या परिवर्तन होता है सर, अब उस चीज़ को हम देखेंगे। तो इसमें क्या परिवर्तन होगा, क्या चेंजेस होगा सर। तो पहले उदर में फैलाव होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है सर, प्यूबिस से नाभि तक एक गहरी रेखा, इसे लीनिया नेग्रा, इंपॉर्टेंट है, लीनिया नेग्रा, ठीक है, लीनिया नेग्रा कहते हैं। लीनिया नेग्रा क्या कहते हैं सर, जो प्यूब से नाभि तक एक गहरी रेखा होती है उसी को लीनिया नेग्रा कहते हैं सर, लीनिया नेग्रा कहते हैं सर, लीनिया नेग्रा कहते हैं सर, ठीक है। याद रहेगा, बिल्कुल सर याद रहेगा। ओके सर, नेक्स्ट क्या चीज़ें हैं, अच्छा सर, मेटाबॉलिक चेंजेस भी होते हैं। अच्छा सर, मेटाबॉलिक चेंज भी होते हैं, किसमें सर, हाँ सर, गर्भधारण के दौरान मेटाबॉलिक चेंज भी होते हैं। तो क्या होते हैं सर, इसको भी हम समझेंगे। चलिए, गर्भवती महिला का वजन औसतन 10.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। हाँ बिल्कुल यार, जाहिर सी बात है, वजन तो बढ़ ही जाएगा, 10.5 किलोग्राम बढ़ जाता है, ठीक है। आपकी भर्ती परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछेगा सर, कैसे पूछेगा, ऐसे सर पूछेगा कि मेटाबॉलिक चेंज में बताइए, जब महिला गर्भवती होती है तो औसत उनका वजन कितने किलोग्राम तक वृद्धि हो सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है सर 10.5 किलोग्राम, और यही आएगा यार, क्या आएगा, मैं पूरा जो आपके सिलेबस में दे रखा है हर एक चीज़ को तो पढ़ा दे रहा हूँ, इससे बाहर आएगा क्या, इससे बाहर नहीं आएगा, सिलेबस से बाहर नहीं आएगा, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और सर जो मेटाबॉलिक होता है, मेटाबॉलिक दर होता है, ये 5% से लेकर 25% तक बढ़ जाती है। शरीर में इसके पीछे रीजन भी रहता है ना भैया, इसीलिए तो बढ़ता है। शरीर में नाइट्रोजन और ग्लूकोज की मात्रा भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस हैं, मेटाबॉलिक चेंजेस हैं जो हमने देख लिया। अच्छा सर, कुछ सिस्टमेटिक चेंजेस होते हैं, उसको बताइए कौन कौन से सिस्टमेटिक चेंज होते हैं। तो पहला सर आपको देखना है क्या सर, पहला देखना है सर हृदय और रक्तवाहिनी तंत्र में कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है। अच्छा सर, क्या क्या सर, रक्त की मात्रा लगभग 25% बढ़ जाती है, ठीक है, रक्त की मात्रा 25% बढ़ जाती है। ये देखिए सिस्टमेटिक चेंज किसमें है, गर्भधारण के दौरान जो चेंजेस हुए हम उस चीज़ को पढ़ें, भूल ना जाना आप, ठीक है। आप अपने आप से पूछ लेना कि क्या हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए, हृदय की कार्य क्षमता बढ़ने से थकावट और टखनों में सूजन हो सकती है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, एक एक इम्पॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूँ, रक्त की मात्रा 25% बढ़ जाती है, तो आप इसको इग्नोर मत करिएगा, 25% बढ़ जाती है, याद करना पड़ेगा, ठीक है, डेटा भी याद करना पड़ेगा। श्वसन तंत्र, गर्भधारण के दौरान श्वसन तंत्र में भी चेंजेस होते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या चेंजेस होते हैं सर, गर्भाशय के दबाव से फेफड़ों की क्षमता कम हो जाती है, गर्भाशय के दबाव से फेफड़ों की क्षमता कम हो जाती है। क्यों सर, गर्भ का सिर नीचे खिसकने पर श्वसन में सुधार होता है। देखिए, जब गर्भ का सिर नीचे खिसकेगा तो श्वसन दर सुधार होता है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना। अच्छा सर, गर्भधारण के दौरान कुछ पाचन तंत्र में भी चेंजेस होते हैं क्या, बिल्कुल हाँ सर, चेंजेस होते हैं। क्या सर, कब्ज आता है, ठीक है, डकार, कच्ची डकार, पक्की डकार, मीठी डकार, तीखी डकार, सब डकारें आती हैं। और क्या होता है सर, हृदय जलन, हार्टबर्न जैसी समस्या होती है। हार्टबर्न से मुझे याद आया, ठीक है, एक लोग थे, हार्टबर्न पे बहस हुई थी क्या, उन्होंने बोला कि मेरे सीने में दिक्कत है, ठीक है, मेरा सीना बहुत तेज दर्द करता है, तो मुझे एक आपने भी सुना होगा, ठीक है, कैप्सूल गैस की आती है, ओम्प्राजोल खा लेते हैं हम, सही हो जाता है। हम कहे यार, ओम्प्राजोल सीने की दवा कब से हो गई, ये बताओ, सीने की दर्द की दवा ये ओम्प्राजोल, एक डोमपोरिडोन सभी को बताया ये गैस की है। तो बोला नहीं, सीने की ही दर्द है ये वो। तो हम बोले वो सीने की दर्द नहीं होता है, जो आप बोल रहे हो कि खा लेते हैं सही हो जाता है, इसको हार्ट बर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हार्ट बर्न। अब आपको लगा कि हार्ट बर्न से मतलब कि हार्ट हृदय में ही
ही समस्या है, नहीं, हार्ट बर्न होता है जो गैस के कारण ही होता है, ठीक है, गैस के ही कारण होता है हार्ट बर्न, ठीक है। वो डॉक्टर के पास गए थे, तो डॉक्टर ने बोला, लिखा दवा, वही दवा लिख दिया था, कैप्सूल, ठीक है, ओम्प्राजोल डोन पोरिडोन। उन्होंने पूछा कि सर क्या समस्या है, तो उन्होंने बोला कि हार्ट बर्न आपको हार्ट बर्न है, हार्ट बर्न है। अब वो हार्ट नाम सुन के उनको लगा कि मेरे हृदय में दिक्कत है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, जिसको जानकारी नहीं है भैया वो बहस ही करेगा। तो मैंने वहाँ पे उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया कि यार ये हार्ट बर्न मतलब गैस है जो वहाँ पे आपके चढ़ जाती है, ठीक है, सीने में, उसी के कारण जलन होता है। वो सीने में दिक्कत नहीं है यार, सीने में दिक्कत नहीं है, ठीक है, कब्ज वब्ज में दिक्कत होगा, पेट उट नहीं साफ होता। कुछ त्वचा में भी क्या परिवर्तन होता है क्या? हाँ जी सर, बिल्कुल त्वचा में भी परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है सर? त्वचा का रंग बदल जाता है, ठीक है, जिसे क्लोस्मा कहते हैं। क्या वो कहते हैं सर? देखिए ध्यान देना है, चेहरे और त्वचा का रंग बदल जाता है जिसे क्लोस्मा कहते हैं, क्लोस्मा कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। एक एक लाइन यार पूरा इंपॉर्टेंट ही चीज़ सब है, कोई फालतू की चीज़ें है ही नहीं इसमें, जो लिखा हूँ सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, कुछ और चेंजेस होते हैं गर्भधारण होने पे, क्या और चेंजेस होते हैं सर? चलिए, अंतःस्रावी परिवर्तन होते हैं। कौन अंतःस्रावी सर? मतलब कि प्लेसेंटा, अब प्लेसेंटा में क्या सर, ये तो हम आपको बता ही दिए कि एचजीसी हार्मोन का स्राव करता है। कौन करता है? प्लेसेंटा करता है सर। 12वें सप्ताह तक एचसीजी का स्तर अधिकतम होता है, 12वें सप्ताह तक एचसीजी का स्तर अधिकतम होता है। अच्छा सर, चलिए, और क्या सर? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होता है। किसका सर? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होता है किसी से सर? अंडाशय में, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आउटू ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड, इसमें क्या चेंजेस होते हैं सर? थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव बढ़ने से चयापचय मेटाबॉलिक दर अधिक हो जाता है। तो ध्यान देना, जो अभी आपने पढ़ा है मेटाबॉलिक चेंजेस में, मेटाबॉलिक दर जो बढ़ रहा है 5 से 25% आपने देखा था ना, 5% से 25% तक बढ़ जाता है। तो ये थायरोक्सिन हार्मोन के स्राव बढ़ने से ही हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, कुछ वन लाइनर प्रश्न है, आप देख सकते हैं क्या वन लाइनर, ताकि आपके दिमाग में बना रहे। गर्भावस्था के 8वें दिन कौन सा हार्मोन मूत्र और रक्त में पाया जाता है? तो एचसीजी हार्मोन, ये हम आपको करवा चुके हैं। वन लाइनर प्रश्न है, पढ़ना पड़ेगा ताकि याद रहे। गर्भधारण के 6ठे सप्ताह के बाद गर्भ की उपस्थिति की पुष्टि किस विधि से होती है? अल्ट्रासाउंड, जो हम आपको बताए थे, अल्ट्रासाउंड 6ठवें सप्ताह के बाद पता लगाया जा सकता है कि गर्भ की उपस्थिति, ठीक है। इस चीज़ को हम आपको बताए थे। गर्भावस्था के दौरान यूरिन का पीएच स्तर क्या होता है? ये भी हम आपको बताए थे, वन लाइनर प्रश्न है, 4.5 से 5% तक। गर्भावस्था के दौरान चेहरे की वड़कता को क्या कहा जाता है सर? क्लोस्मा कहा जाता है। अभी आपने जस्ट देखा कि चेहरे और त्वचा का रंग जो परिवर्तन हो रहा है उसको क्लोस्मा कहते हैं। अच्छा सर, गर्भावस्था में स्तनों से निकलने वाले पीले रंग को, तरल को क्या कहते हैं सर? कोलेस्ट्रम कहते हैं सर, ठीक है। चलिए सर, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। गर्भावस्था के दौरान रक्त की मात्रा कितनी वृद्धि हो जाती है? 25% की वृद्धि हो जाती है। अच्छा सर, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। गर्भधारण के बाद गर्भाशय का वजन कितना होता है सर? 1000, जो हम आपको बताए थे ना, 60 से 1000। देखिए, गर्भावस्था में उदर या जो गहरी रेखा बनती है उसे क्या कहते हैं सर? लीनिया नेग्रा कहते हैं। वन लाइनर प्रश्न, क्यू की रिवीजन इसको बोलते हैं। जब आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा ना, ऐसे ही वन लाइनर प्रश्न करवाएंगे, क्यू की रिवीजन जिसको आप बोलते हैं, यही सफलता की कुंजी रहेगी आपकी। चलिए, गर्भावस्था के दौरान मेटाबॉलिक दर में कितनी वृद्धि होती है? 5 से 25%। ये चीज़ हम आपको बता दिए हैं। अब हम कुछ चीज़ें हैं गर्भावस्था के दौरान, कुछ दिक्कतें रहती हैं, कुछ कष्ट रहती हैं, उन कष्ट की सूची देखेंगे, ठीक है। माइनर अलाइनमेंट ऑफ प्रेगनेंसी एंड देयर मैनेजमेंट, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना। तो कुछ कुछ समस्याएं, छोटी छोटी समस्याएं होती हैं ना, तो उसी समस्या का निपटारा भी करेंगे, और कौन कौन सी समस्या होती है उसके बारे में भी देखेंगे, ठीक है। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को कई छोटे छोटे असुविधाजनक कष्टों का सामना करना पड़ता है। अच्छा सर, ये कष्ट शरीर में होने वाले शारीरिक और हार्मोनल परिवर्तन के कारण होते हैं। अच्छा, जो कई छोटे छोटे कष्ट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं सर? क्योंकि जो शरीर में
होने वाले शारीरिक परिवर्तन और हार्मोनल परिवर्तन के कारण हो रहे होते हैं। इन कष्टों को पहचान कर, ठीक है, इन कष्टों को पहचान कर उचित प्रबंधन करना आवश्यक होता है ताकि गर्भावस्था सहज और सुरक्षित रह सके। ठीक है। अच्छा सर, जैसे कि अभी आपने पढ़ा है ना, ठीक है, मॉर्निंग सिकनेस, ठीक है, इसमें क्या रहता है सर, अब डिटेल में देख लेंगे क्या होता है। इसमें रहता है सर कि गर्भावस्था के 4 से 12 सप्ताह के बीच अधिकतर महिलाओं को प्रातःकालीन व्याधि होती है, मॉर्निंग सिकनेस होती है। इसमें गर्भवती महिला को सुबह उठते ही मतली, उबकाई जिसको बोलते हैं, और उल्टियाँ होने लगती है। हार्मोनल असंतुलन इसका प्रमुख कारण होता है। क्या सर? हार्मोनल असंतुलन। अच्छा सर, इसका उपचार करने का कोई तरीका है क्या? जी हाँ, बिल्कुल तरीका है। कौन कौन सा तरीका है सर? तो ये देखिए, सोने से पहले हल्के और कम मीठे खाद्य पदार्थ खाएं। मक्खन, मलाई, तली हुई और वसायुक्त चीज़ें ना खाएं। सुबह बिस्तर उठने से पहले गर्म पानी पिएं। हर 2 घंटे में हल्का सेक और पचने वाले भोजन करें। अत्यधिक उल्टियों की स्थिति में चिकित्सक की सलाह लें। तो अब देखिए, मॉर्निंग सिकनेस जो हो रहा है उसका उपचार ये है, ये सारा उपचार है। ठीक है, इसको फॉलो करेंगे तो मॉर्निंग सिकनेस को राहत मिल सकता है, मॉर्निंग सिकनेस से गर्भावस्था के दौरान। अब ये पॉइंट हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो आपको याद करके रखना है। अच्छा, हार्ट बर्न जो अभी आपको हम बताए थे ना, ऊपर उस स्टोरी बताए थे, तो जो बहस हुई थी, तो हार्ट बर्न क्या है इसका परिचय देखिए। गर्भाशय के आकार में वृद्धि पर पेट पर दबाव पड़ता है। एसिड ग्रासनली में आ जाने से जलन होती है। देखिए, मैंने आपको बताया ना, एसिड मतलब गैस, वो जो गैस कब्ज बन रहा है पेट में, ठीक है, उसमें एसिडिटी की मात्रा जाता है, तो वो सीने में या फिर ग्रासनली में, जिसको बोल सकते हैं ग्रासनली में आने से फिर वो जलन पैदा करता है। ठीक है, तो वही चीज़ है। और उपचार क्या करेंगे सर? इसका कोई उपचार है क्या? जी हाँ, हार्ट बर्न का उपचार है क्या सर? बिल्कुल उपचार है। वसायुक्त तली हुई और मसालेदार चीज़ें खाने से बचें। शीघ्र पचने वाली पदार्थ खाएं। सोते समय बिस्तर के सिरों पर 30 सेंटीमीटर ऊंचा रखें। सोते समय बिस्तर के सिर को 30 सेंटीमीटर ऊंचा रखें। तो ये उपचार है हार्ट बर्न का। अच्छा सर, और भी दिक्कत होती हैं क्या सर? मलावरोध हो जाता है। अच्छा सर, इसमें क्या रहता है सर? बढ़े हुए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन से आंतों की मांसपेशियों की गति कम हो जाती है। गर्भाशय के दबाव से मल त्याग में कठिनाई होती है। अच्छा सर, ये कठिनाई होती है तो सर इसका उपचार क्या है सर? आइए समझते हैं उपचार क्या क्या है। तो उपचार में सर आप ये देखेंगे कि फलों और सब्जियों का सेवन ज़्यादा करें, अधिक मात्रा में पानी पिएं, हल्के विरेचक का उपयोग करें और गुदावस्त या फिर बत्तियों का उपयोग ना करें। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सर, ऐंठन होता है, क्रैम्प्स होने लगते हैं। अच्छा सर, इसमें क्या रहता है सर? बढ़ते गर्भाशय के दबाव और कैल्शियम व पानी की कमी से मांसपेशियों में ऐंठन होता है। अच्छा सर, जब मांसपेशियों में ऐंठन होता है सर, तो उपचार है क्या? बिल्कुल, किस चीज़ का उपचार नहीं है, हर एक चीज़ का उपचार है। तो पैरों को ऊंचा रखें, 1 लीटर दूध रोजाना पिएं, गर्म कपड़े पहने, ये सारे ऐंठन कम किया जा सकता है ये चीज़ को फॉलो करने से। अच्छा, जो मूत्र की बारंबारता मतलब ज़्यादा पेशाब की मात्रा बढ़ जाती है तो सर, तो इसमें क्या रहता है सर? गर्भाशय के बढ़ते आकार से मूत्राशय पर दबाव पड़ता है। ठीक है, गर्भाशय का आकार बढ़ा, मूत्राशय पर दबाव बढ़ा। गर्भाशय का आकार बढ़ा, मूत्राशय पे दबाव बढ़ा। ठीक है, जब मूत्राशय पे दबाव बढ़ा तो ज़्यादा जल्दी क्या होगा? पेशाब की मात्रा ज़्यादा होगी। ठीक है, पर्याप्त पानी पिएं। ठीक है, मूत्र त्याग के बाद स्वच्छता बनाए रखें। ये सारे कुछ उपचार हैं। ठीक है, और कुछ खास है नहीं सर। और सर, कुछ वजाइनल डिस्चार्ज होते हैं तो इसमें क्या होता है सर? गर्भावस्था के दौरान यौन से स्राव बढ़ जाता है और बदबूदार स्राव संक्रमण के संकेत हो सकते हैं, ध्यान देना है। अगर स्राव हरा, ठीक है, बदबूदार हो रहा है तो समझ जाइए कि इन्फेक्शन है। ठीक है, उपचार क्या हो सकता है सर? संक्रमण का उपचार स्थानीय मरहम या दवा से करें और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, पैरों में सूजन सर, स्वेलिंग आ जाती है पैर में, तो इसमें क्या करते हैं सर? गर्भाशय के दबाव से रक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है। अच्छा सर, उपचार है क्या सर? हाँ सर, बिल्कुल उपचार है। लंबे समय तक खड़े ना रहें और सोते समय पैरों को ऊंचा रखें। अब देखिए, दोषपूर्ण मुद्रा, ठीक है, दोषपूर्ण मुद्रा ये भी समस्या होती है गर्भावस्था में। क्या सर? गर्भवती महिलाओं को पीठ में दर्द और थकान मुद्रा के कारण होती है। उपचार क्या है सर? सहारा देने वाले वस्त्र पहने, हल्के वस्त्र पहने। अब ये नहीं कि ठंड है तो ठंड में हल्के वस्त्र नहीं, आरामदायक जूते पहने, चिकित्सक की सलाह लें। ठीक है, डॉक्टर की सलाह लें। अच्छा सर, कुछ और
इचिंग, स्किन इचिंग होती है सर, हाँ सर। हार्मोनल बदलाव और विषाक्तता से त्वचा में खुजली हो सकती है। इसका उपचार क्या है सर? अधिक मात्रा में पानी पिएं। क्या करें सर? अधिक मात्रा में पानी पिएं, त्वचा को मॉइस्चराइज करें, ठीक है। और क्या करें सर? मूर्छा, ठीक है। मूर्छा क्या है सर? मूर्छा में सर मस्तिष्क में रक्त की कमी और थकान से मूर्छा आ सकती है, ठीक है। रक्त में देखिए मस्तिष्क में रक्त की कमी हुई तो मूर्छा आना तय है, ठीक है। ब्लड का सप्लाई वहाँ तक रुका तो दिक्कत हुई। देखिए थकावट वाले काम ना करें, भीड़ भाड़ वाले स्थान पर ना जाएं, ठीक है। और कुछ प्रश्न हैं हम बनाते हैं, तो आप ये देख लेना। प्रश्न क्या है सर? गर्भावस्था में प्रातःकालीन व्याधि हार्मोनल संतुलन के कारण होती है। निष्कर्ष दिया है कि गर्भवती महिलाओं को सुबह उल्टियाँ हो सकती है। वसायुक्त भोजन प्रातःकालीन व्याधि का कारण हो सकता है। तो बताइए दोनों निष्कर्ष सही है क्या? जी हाँ सर, दोनों निष्कर्ष सही है। एक सेकंड, केवल निष्कर्ष एक सही है, ठीक है। क्या बोला है कि गर्भवती महिलाओं को सुबह उल्टियाँ हो सकती है, वसायुक्त भोजन प्रातःकालीन व्याधि का कारण हो सकता है। ये गलत हो जाएगा, जबकि कथन नंबर 1 सही है, ठीक है। प्रश्न नंबर सेकंड देखना है, मला अवरोध, ठीक है। मला अवरोध गर्भाशय के बढ़ते आकार के कारण होता है। निष्कर्ष दिया है कि गर्भवती महिलाओं को अधिक पानी पीना चाहिए। जी हाँ, ठीक है, अधिक पानी पीना चाहिए। भोजन में फाइबर की मात्रा बढ़ने से मला अवरोध कम हो सकता है। दोनों निष्कर्ष ये फॉलो करता है, दोनों निष्कर्ष सही है। प्रश्न नंबर 3 देखना है कि हृदय दाह मसालेदार वसायुक्त भोजन से बढ़ता है। जी हाँ, दोनों निष्कर्ष यहाँ पे भी सही हो जाएगा। गर्भवती महिलाओं को मसालेदार भोजन से बचना चाहिए और जलन कम करने के लिए तकिया ऊँची रखनी चाहिए, जो हम आपको हम बताए हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, पैरों की सूजन रक्त प्रवाह में बाधा के कारण होती है क्या? जी हाँ सर, लंबे समय तक खड़ा रहने पर सूजन बढ़ सकती है और पैरों को ऊंचा रखने से सूजन कम हो सकती है। दोनों निष्कर्ष यहाँ फॉलो करता है। चलिए सर प्रश्न नंबर 5 देखेंगे सर, गर्भवती महिलाओं को दोषपूर्ण मुद्रा पीठ दर्द के कारण बनती है क्या? सहायक वस्त्र पहनने से पीठ दर्द में आराम मिलता है, बिल्कुल सही बात है। बिस्तर का सही चयन दर्द कम कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, दोनों निष्कर्ष यहाँ पे फॉलो हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देखना है सर। प्रश्न 6 बोला जा रहा है कि त्वचा की खुजली हार्मोनल बदलाव से हो सकती है क्या? पानी की कमी, ठीक है, पानी की कमी से खुजली बढ़ सकती है। जी हाँ सर, और खुजली के लिए मॉइस्चराइजर का उपयोग लाभकारी है। दोनों सही है, दोनों बात सही है। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, मूत्र त्याग की बारंबारता। मूत्र त्याग की बारंबारता गर्भाशय के बढ़ते आकार के कारण होती है क्या? मूत्राशय पर दबाव मूत्र त्याग की इच्छा बढ़ जाती है, ये वाला तो सही है। स्वच्छता बनाए रखना संक्रमण से बचता है। जी हाँ, दोनों फॉलो हो जाएगा, ठीक है, दोनों फॉलो हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे सर। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे क्या सर? कथन निष्कर्ष पे है, ऐठन कैल्शियम की कमी के कारण हो सकती है क्या? 1 लीटर दूध पीने से कैल्शियम की कमी पूरी होती है क्या? हाँ, रोज पिएंगे तब, ठीक है, गर्भावस्था दौरान, क्योंकि दूध में कैल्शियम भी रहता है। पैरों को ऊंचा रखने में ऐठन में आराम मिलता है, ये बात भी सही है, दोनों निष्कर्ष फॉलो होगा। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 9 पूछा जा रहा है कि यौन स्राव संक्रमण का संकेत हो सकता है। कवकनाशक मरहम संक्रमण के इलाज में सहायक होता है, बिल्कुल सही बात है। यौन स्वच्छता बनाए रखना महत्वपूर्ण है, दोनों निष्कर्ष यहाँ पे फॉलो होगा। मैक्सिमम चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे क्या सर? नेक्स्ट प्रश्न है कि मूर्छा मस्तिष्क में रक्त की कमी के कारण होती है, कथन दिया है। और यहाँ पे थकावट वाले कार्य को करने से मूर्छा से हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। भीड़ वाले स्थानों पर जाने से मूर्छा हो सकती है, यहाँ पे दोनों निष्कर्ष फॉलो करेगा। तो ये रहे आपके कंप्लीट गर्भा समान गर्भावस्था और गर्भावस्था के लक्षण एवं चिन्ह कंप्लीट होता है। हमने थियरी भी बना ली, हमने एमसीक्यू भी बना लिया। अब हम नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट पार्ट नहीं, नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, ठीक है। तो देखिए वीडियो भैया अगर कुछ मिला हो सीखने को तो आप कर सकते हो, ठीक है। हालांकि मैं बोलता नहीं तो आप उस चीज़ को समझ ही सकते हैं। चलिए इसकी पीडीएफ, कुछ लोग कमेंट करते हैं पीडीएफ, तो पीडीएफ आपको भैया 200 रुपये फ़ी देना पड़ेगा, ठीक है। 200 रुपये फ़ी दीजिए। कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा UP एनएम के नाम से, उस लिंक पे जाना है, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, ठीक है। ज्वाइन करना है, वहाँ से आपको हमारा नंबर निकालना है और मैसेज करना है कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए। 200 रुपये फ़ी दीजिए और जितने क्लासें हुई हैं अब से लेकर, ठीक है, प्रीवियस जितने क्लासें हुए 30 वीडियो उसका, और जो आगामी दिनों में होने वाले हैं क्लास उसका, सारे का सारा पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हो मात्र 200 रुपये में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। देखिए पीडीएफ लेने, देखिए फी देने से भैया टेस्ट भी हम करवाते हैं, तो टेस्ट भी आपको मिल जाएगा वहाँ पे, अपने आपको तैयारी के आंकने का मौका मिल जाएगा कि हमारी तैयारी कितनी है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। 200 रुपये कोई बड़ी बात नहीं होती है, दिन का खर्चा निकालोगे तो आराम से 200 रुपये दिन का खर्चा आ जाता होगा आप लोगों का, ठीक है।
ठीक है। कुछ लोग सोचते हैं कि बिना फ़ी दिए चीज़ें हम कर लें, तो भैया गुरु दक्षिणा देने से ज्ञान बढ़ता है, ना कि कम होता है। ठीक है, नॉर्मल सी ये दक्षिणा ही है, गुरु दक्षिणा ही है यार, 200 रुपये। अभी मैं क्या बोलता, अभी मैं बोलता 2000 रुपये, ठीक है। तो ये फिर ये गुरु दक्षिणा इसको आप नहीं बोलेंगे, आप इसको नहीं बोलेंगे ये गुरु दक्षिणा दिया जा रहा है, फिर ये लूटने वाला काम हो गया। ठीक है, 38 टॉपिक का, ठीक है, ये पढ़ाना समझाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए 2000 रुपये फ़ी या फिर 1000 रुपये फ़ीस या फिर 1200 रुपये फ़ी कहीं न कहीं लूटने वाला काम है, जो कि हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको बोलते हैं 200 रुपये फ़ी ज़्यादा नहीं है, आप दे सकते हो यार। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।